देखो भाई, मैं आपको ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा आपको आज, मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दूंगा। जिसमें मैंने जो 65 क्वेश्चन थे ना, उनमें से कई क्वेश्चन ऐसे थे, 5-6 क्वेश्चन जिसमें मैंने गोले लगाए थे आपसे। मैंने कहा था ना कि मैं आपको बाद में करवा दूंगा। तो ठीक है, आज मैं ये क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। मैं PDF इसकी डाल दूंगा, ठीक है। बाकी आप चाहें तो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है। मतलब पॉज कर लेना वीडियो को, स्क्रीनशॉट ले लेना, या मैं ग्रुप में वीडियो भी डाल दूंगा और मैं इनको आपको करवा भी देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। मिक्स क्वेश्चन होंगे ये, किसी भी उससे होंगे, मतलब जिनके थोड़े बहुत आने के चांस हो सकते हैं। बाकी तो मैंने आपको पढ़ाई रखा है, जो पढ़ाया है वो उससे बाहर कुछ नहीं जाना। बाकी मैं आपको एक बार वाले क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए, जैसे क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ये कहना कहाँ तक उचित है कि यदि दक्षिण एशिया के सभी देश अपनी सीमा रेखा के आर पार मुक्त व्यापार पर सहमत हो जाएं तो इस क्षेत्र में शांति और सहयोग के एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। देखो, अगर मैं आपको पता है चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चन है, ठीक है, सार्क वाला क्वेश्चन है ये, है ना। जो सार्क चैप्टर था, मैंने बताया था आपको, उसके अंदर उससे क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछ रहा है कि भैया अगर जो सार्क कंट्रियाँ हैं, मतलब सार्क में जितने भी देश शामिल हैं, अगर वो एक साथ हो जाए, ठीक है, और एक साथ होकर एक बहुत अच्छा व्यापार करते हैं, तो भैया वो एक बहुत अच्छा देश या बहुत अच्छा ग्रुप बन सकते हैं। एक दूसरे की हेल्प करने के माध्यम से क्या होगा, वो एक दूसरे के निकट आएंगे और फ्यूचर में एक अच्छे संगठन की तरह बनेंगे। जैसे देखो, यूरोपीय संघ कितना अच्छा संगठन बन चुका है, आसियान बन ही रहा है, आसियान भी अच्छा खासा नाम कमा चुका है ना। तो फिर ये सार्क पीछे क्यों है? क्योंकि मैंने कहा ना, सार्क के पीछे होने की मेन वजह है कि इसमें शामिल देशों के बीच में क्या रहता है, विवाद रहता है, ये आपस में मनमुटाव रखते हैं। तो वो कह रहा है कि भैया अगर इनके मनमुटाव, इनके विवाद को दूर करना है तो इनके बीच में ना व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि अगर व्यापार होगा तो ये देश एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे, निर्भर। और निर्भर होने से फ़ायदा पता क्या होगा कि फिर ये एक दूसरे से दिक्कत नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, एक दूसरे को ना सपोर्ट करेंगे। वही कह रहा है कि भैया ये एक दूसरे को सपोर्ट करें, नज़दीक आ जाएं। इसके लिए ना व्यापार जो है सीमा रेखा के आर पर, जो मुक्त व्यापार, उससे फ़ायदा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, है ना। इसीलिए पता है ये लोग क्या लेकर आए थे, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए साफ्टा लेकर आए। क्या लेकर आए लोग? साफ्टा। साफ्टा लाने का इनका मेन पर्पस यही था कि व्यापार करें और व्यापार के माध्यम से एक दूसरे पर निर्भर हो जाएं, और निर्भर होकर हम दुश्मनी को बुलाकर दोस्ती की ओर एक नए अध्याय की शुरुआत करें, ठीक है। तो वही कह रहा है। देखो, हमने कहा उपयुक्त कथन बिल्कुल ठीक प्रतीत होता है, मतलब जो आप बात कह रहे हो कि साफ्टा या व्यापार करने से, साफ्टा ये क्यों लेके आए थे? देखो, मैंने बताया ना, जो साफ्टा ये लेकर आए थे, इसको लाने का मकसद ही सिर्फ इतना था कि व्यापार बढ़ा सके, समझ गए। तो ये क्या बोल रहा है कि जो साफ्टा है वो इसीलिए लाया गया था ताकि इनके बीच में दोस्ती बढ़ जाए, ठीक है। तो हमने कहा उपयुक्त कथन बिल्कुल ठीक प्रतीत होता है कि यदि दक्षिण एशिया के सभी देश अपनी सीमा रेखा के आर पार मुक्त व्यापार पर सहमत हो जाएं तो इस क्षेत्र में शांति सहयोग के एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल ठीक बात भाई। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता, जिसे हम क्या बोलते हैं, साफ्टा, इसी की हिंदी में क्या फुल फॉर्म है, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके पीछे यही भावना काम कर रही है कि इस समझौते पर 2004 में हस्ताक्षर हुए, और ये समझौता कब हुआ, 2004 में बना। कब? ये 2004 में। और 1 जनवरी 2006 से ये लागू हो गया। प्रभावी मतलब होता है लागू हो गया। इस समझौते का लक्ष्य है कि इन देशों के बीच आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क को 2007 तक 20% क्या कर दिया जाए, कम। मतलब इसकी वजह से जो सीमा शुल्क है, सीमा शुल्क का मतलब क्या है भाई, देखो 2004 में क्या बना, आपका साफ्टा बना। मतलब 2004 में आपका साफ्टा को बनाया गया। ये रहा देखो आपका साफ्टा, ठीक है। एक मिनट 2004 में साफ्टा बना। फिर ये क्या कह रहा है कि भैया 1 जनवरी 2006 से क्या हो गया, ये लागू हो गया। और 2007 तक इसकी वजह से क्या हुआ कि भैया 20% टैक्स क्या हो गया, कम हो गया। फिर वो कह रहा है कि भैया जो साफ्टा है, अगर हम इस साफ्टा को ठीक से काम करें, यदि कुछ छोटे देशों का विचार है कि साफ्टा के माध्यम से भारत और उनके समाज की राजनीति पर क्या पड़ रहा है, असर पड़ रहा है, परंतु भारत के विचार के अनुसार साफ्टा इस क्षेत्र के हर देश को फायदा होगा और क्षेत्र मुक्त व्यापार बढ़ने से राजनीतिक मसलों पर सहयोग ज़्यादा बेहतर होगा। अब देखो, सार्क के अंदर छोटी कंट्रियां भी हैं, जो हमारा सार्क है उसके अंदर क्या है, कई सारी छोटी कंट्रियां भी हैं। अब ये छोटी छोटी कंट्रियों को ना ये लगता है कि भैया भारत की जो बाजार व्यवस्था है वो हमारे से बहुत ज़्यादा बड़ी है। अब भारत जो है, अगर हम साफ्टा लागू करते हैं तो हमारे बाज़ारों पे ना एक पकड़ बना लेगा, और हमारे बाज़ारों पे जैसे देखो भारत के बाज़ार पे चाइना की पकड़ है ना। तो वो कहते हैं कि भैया अगर ऐसा हुआ तो भारत हमारे बाज़ार पे अपनी पकड़ बना लेगा, और हम जो है ना वो भारत से इतना अच्छा व्यापार नहीं कर पाएंगे। तो डरते हैं कई लोग, जैसे आसियान कंट्री डरती है ना कि हम भारत से संबंध नहीं बना सकते क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, बड़ी जनसंख्या है ना, हम उसकी आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर सकते। बट वो हो सकता है कि हमारी आवश्यकताओं को पूरी कर दे। भैया हर कोई देश अपने लेवल के लोगों के बारे में ही सोचता है ना, तो इसीलिए
परंतु भारत का कहना क्या है कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, अगर व्यापार होगा तो भाई दो व्यापार में दोनों पक्षों को फायदा होगा, किसी एक पक्ष को थोड़ी होगा, एक को वस्तु मिलेगी, एक को पैसा मिलेगा, एक को पैसा मिलेगा, एक को वस्तु मिलेगी, तो यही तो होगा, ठीक है। पर भारत के कुछ लोगों का मानना है कि साफ्टा के परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत, भूटान, नेपाल और श्रीलंका जैसे पहले ही हम उनके साथ द्विपक्षीय समझौता चल रहा है, हम उनके साथ व्यापार कर रहे हैं, और साफ्टा होगा तो और व्यापार हो जाएगा, थोड़ा और बढ़ जाएगा, तो इससे आपको भी फायदा होगा और हमको भी फायदा होगा। तो भैया ये है साफ्टा का मेन कॉन्सेप्ट। तो आपसे क्या पूछा क्वेश्चन में कि भैया क्या साफ्टा की वजह से भारत और क्या बोलते हैं आपका सार्क कंट्रियां जो हैं, ठीक है, उनमें क्या फ़ायदा होगा? बिल्कुल होगा भाई फ़ायदा। इसीलिए साफ्टा को लेकर भारत या सार्क के अंदर आवाज़ उठाई जाती है, ठीक है। तो जो भी साफ्टा को लेकर क्वेश्चन आएगा आप ऐसे इसके अंदर बता देना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक बार देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, वेट। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, मतलब वैल्यू बेस्ड टाइप का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि भैया यदि सोवियत संघ का विघटन ना हुआ होता, क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर कि यदि सोवियत संघ का विघटन ना हुआ होता तो उसका पूरी विश्व पे क्या असर पड़ता। भाई जाहिर सी बात है, अगर सोवियत संघ का विघटन नहीं होता तो शीत युद्ध खत्म ही नहीं होता, हथियारों की होड़ नहीं रुकती, सोवियत संघ 15 भागों में नहीं बढ़ता, समझ रहे हो, शॉक थेरेपी सोवियत संघ को नहीं मिलती, आप ये भी तो लिख सकते हो ना इसके अंदर, ठीक है। और अमेरिका पूंजीवाद को नहीं फैला पाता और अमेरिका की मात्र महाशक्ति नहीं बनता। तो मैंने इसके आपको 6 पॉइंट पहले ही पढ़ा रखे हैं, ठीक है। आप चाहो तो वो 6 पॉइंट लिख दो, बाकी इसको भी हम पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर क्या बोल रहा है, ठीक है ना। देखो मैंने जो आपको 6 पॉइंट पढ़ा रखे हैं क्लास के अंदर वो वैलिड है। जैसे पहला पॉइंट कि अगर सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ होता तो शीत युद्ध नहीं रुकता, हथियारों की होड़ नहीं रुकती, अमेरिका एक मात्र महाशक्ति नहीं बनता, पूंजीवाद का उदय नहीं होता, ठीक है, और सोवियत संघ का विघटन 15 देशों में नहीं हुआ होता, और जब विघटन ही नहीं हुआ होता तो शॉक थेरेपी भी नहीं मिलती ना। तो वो 6 पॉइंट तो वैलिड है। बट आप देख लो इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है। तो हमने कहा कि यदि सोवियत संघ का विघटन ना हुआ होता तो उस स्थिति का विश्व राजनीति पर प्रभाव निम्नलिखित हो सकता है। जैसे शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों ने विभिन्न कारणों से कुछ परमाणु हथियारों को सीमित या समाप्त करने के लिए आपस में सहयोग करने का फैसला लिया। अस्त्र नियंत्रण द्वारा हथियारों की होड़ पर लगाम लगाने के लिए कुछ संधियां लेकर आए। देखो मैंने पढ़ाया था ना कि वो संधियां लेकर आए थे, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि परमाणु हथियार ना बने, इसीलिए 5 देशों ने जो जब 1964 में चाइना परमाणु परीक्षण कर लिया तो एक कुछ संधियां लेकर आए। एक का नाम था मैंने पढ़ाया था NPT, एक का नाम था मैंने पढ़ाया था ना LTBT था, एक का नाम था CTBT मैंने पढ़ा था ना, एक का नाम क्या था CTBT। तो ये 5 ये संधियां थी। भारत ने बोला भाई मैं इन संधियों को क्या मानता हूँ, भेदभाव पूर्ण मानता हूँ। क्यों बोला था भारत ने? भारत ने कहा ना मैं इन संधियों को भेदभाव क्यों मानता हूँ, क्योंकि भैया ये संधियां आपको पावर देती हैं और हमको पावर नहीं देती कि आप परमाणु बना सकते हो, हम नहीं बना सकते। और कल को कोई हमारे परमाणु संपन्न देश हमला कर देगा तो हम क्या करेंगे? तो वही बोल रहा है ना कि भैया उस समय जो संधियाँ, एक थी परमाणु परिक्षण संधि, परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु प्रक्षेपेतर परिसीमन संधि। इसके बाद भी महाशक्तियों ने अस्त्र परिसीमन के लिए वार्ताओं के कई दौर भी किए और हथियारों पर अंकुश लगाने के लिए एक संधियाँ भी की। तो ये कह रहा है अगर सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ होता ना तो परमाणु हथियार, ये हथियार वगैरह आज भी बनते ही रहते। वही पॉइंट है, बस वो डिफाइन कर रहा है अलग तरीके से। आप क्या करोगे, इसको मेरी तरह से डिफाइन करोगे, जैसे मैंने आपको बताया कि हथियारों की होड़ नहीं रुकती। ये जो ये दिखा रहा है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बस इतना ही बताया कि उस समय जो हथियारों की होड़ चल रही थी वो नहीं रुकती अगर सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ होता तो। फिर कह रहा है कि भैया तीसरे विश्व युद्ध की संभावना समाप्त हो सकती थी और चिंता स्थनीय स्थिति की स्थापना हो जाती। वो कह रहा है ना कि भैया अगर सोवियत संघ का विघटन नहीं होता तो तीसरे युद्ध की आशंका हमेशा बनी जाती। बिल्कुल ठीक है भाई, सोवियत संघ का विघटन नहीं होता तो हमेशा लगा रहता ना कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आज क्या हो जाएगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो ही जाएगा। बट जब विघटन हो गया तो सबको कन्फर्म हो गया ना वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। फिर उसी को हमने क्या बोला कि शीत युद्ध की समाप्ति। तो ये वाला पॉइंट आप क्या बनाओगे, शीत युद्ध की समाप्ति वाला, कि हाँ भाई उस समय शीत युद्ध की समाप्ति नहीं होती, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसके अंदर क्या है कि विश्व में गुटनिरपेक्षता के परिणाम स्वरूप गुटनिरपेक्ष देशों का एकजुट बन जाना, ठीक है, दोनों महाशक्तियों का संतुलन पैदा करके विश्व में शांति की स्थापना में अधिकार होता। देखो इसने क्या बोला कि विश्व में गुटनिरपेक्षता के परिणाम स्वरूप गुटनिरपेक्ष देशों का एकजुट बन जाना। अच्छा, अगर शीत युद्ध खत्म नहीं होता तो गुटनिरपेक्षता आज भी चल रहा होता नहीं होता। आज भी लोगों को डर लगता कि भाई आज नहीं तो कल दोनों महाशक्तियां हमें क्या बना सकती हैं, गुलाम बना सकती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला कि दोनों महाशक्तियां और गुटनिरपेक्ष देशों द्वारा आपसी सहयोग में क्या होती, वृद्धि, ठीक है। और वो कह रहा है कि भावना में कमी आती और लोग आदर्श जीवन के लिए सुंदर वातावरण स्थापित होता। और फिर वो कह रहा है कि प्रत्येक नागरिक एक जगह से दूसरी जगह जा पाता, विश्व नागरिकता का सपना पूरा हो जाता। देखो इस लाइन का मतलब क्या है, कह रहा है अगर दोनों महाशक्तियों और गुटनिरपेक्ष देशों द्वारा आपसी सहयोग में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप विश्व में, अरे हटाओ भाई इस पॉइंट को, आप सिंपल लिखोगे कि अगर सोवियत संघ का विघटन नहीं होता तो भैया
जो मैंने आपको 6 पॉइंट बताया आप उन्हें लिखना और डिफाइन कर देना, ठीक है। अटपटा सा क्वेश्चन बना दिया इसने, इसका आंसर जो मैंने बताया सबसे वैलिड आंसर वही होगा, ठीक है। सर जी के पास भी वही होगा, ये अटपटा क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है। समझ गए क्या होगा? मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको कि अगर सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ होता तो शीत युद्ध खत्म नहीं हुआ होता, हथियारों की ओर नहीं रुकी होती, विश्व एक ध्रुवीय नहीं बना होता, अमेरिका का पूंजीवाद फेमस नहीं हुआ होता, शॉक थेरेपी नहीं मिली होती, सोवियत संघ का विघटन 15 देशों में नहीं हुआ होता। इनफ है क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आप, ये बीजेपी का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आपका बीजेपी का, ठीक है। ये बीजेपी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट सुनिएगा ध्यान से, हम इसको सुनते हैं, 1 मिनट। बीजेपी का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये किसका है? आपका बीजेपी का, है ना। बीजेपी से क्वेश्चन है ये, सुनिएगा। कह रहा है आपातकाल के बाद, है ना, के दौर में भाजपा का एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरी, ठीक है। इस दौर में इस पार्टी के विकास को बताइए। देखो मैंने आपको पढ़ाया था ना क्लास के अंदर, मैंने कहा था ना कि 1977 के बाद ऐसा होता है कि धीरे धीरे ना आप देखो कांग्रेस पार्टी जो है ना वो डाउन हो जाएगी और बीजेपी पार्टी क्यों लग जाएगी? अप होने लग जाएगी। मैंने पढ़ाया था आपको क्लास के अंदर, बेस के अंदर समझाया था ना मैंने बोर्ड पे आपको कि कैसे बीजेपी पार्टी धीरे 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 अपनी पावर में इंप्रूवमेंट करती चली जाएगी, अपने काम में इंप्रूवमेंट करती चली जाएगी, कुछ एजेंडा खेल जाएगी वो, है ना, और जनता को अपने पक्ष में करती चली जाएगी। और कांग्रेस पार्टी मैंने पढ़ाया था ना कि धीरे 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 जो पार्टी एकदम पॉपुलर पार्टी थी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। तो वो कह रहा है भैया ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, कैसे उसने अपने आप को आगे बढ़ा लिया। तो मैंने बताया आपको क्या कह रहा है कि भैया भाजपा एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में निम्नलिखित विकास से उभरी। हमने कहा 1980 में भूतपूर्व जनसंघ, देखो मैंने कहा था ना आपसे कि जो बीजेपी पार्टी है वो एक पार्टी की विचारधारा से बनी, और वो पार्टी कौन थी? जनसंघ। जनसंघ एक पुरानी पार्टी थी जो आज़ादी के वक्त के आसपास बन रखी थी, ठीक है। जनसंघ पार्टी की सोच ये थी कि एक देश हो, एक धर्म हो, एक भाषा हो, एक संस्कृति हो, अखंड भारत हो, ठीक है। और बीजेपी देखोगे आप इसी विचारधारा को तो फॉलो करती है ना, हिंदुत्व की राजनीति करती है बीजेपी। तो इसी जनसंघ पार्टी की विचारधारा को फॉलो करते हुए एक पार्टी बनाई गई जिसका नाम था बीजेपी, जो 1980 के अंदर बनी, ठीक है। बात समझ गए? तो 1980 में जनसंघ के समर्थकों ने एक पार्टी बनाई भाजपा, और उस समय इसने गांधीवादी समाजवाद की विचारधारा को अपनाया। और 1980 से लेकर 1984 के चुनावों में इसको कोई सफलता नहीं मिली। आपने देखा होगा 84 में इंदिरा गांधी फिर जीत गई, 80 के अंदर भी जीती इंदिरा गांधी, 84 में भी इंदिरा गांधी का बेटा जीत गया और सबसे बड़ा बहुमत लेकर आया था, 415 सीटें। और 1984 में इसको लोकसभा में सिर्फ 2 सीट प्राप्त हुई। आप सोचो, जो पार्टी आज पूरे देश में डंका बजा कर बैठी हुई है, पूरा नाम है इस पार्टी का बीजेपी का, इसे 84 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटें मिली। मैंने आपसे कहा था ना कि भैया गिर के उठना भी उठना होता है, नहीं समझे? जो ऊपर से ऊपर गया उसको क्या मजा, लेकिन जो नीचे से ऊपर जाता है ना वो अलग ही मजा है ना। तो हमने बोला 1986 में इस पार्टी ने हिंदुत्व राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना शुरू कर दिया, और इसने कहा ना कि अब मुझे क्या करना चाहिए? हिंदुत्व की राजनीति करनी चाहिए। देखो हिंदुत्व को बढ़ावा दिया, सनातन वगैरह देखोगे आप, धर्म वगैरह में थोड़ा सा घुस गई, तो इन्होंने एक सहारा ले लिया। जैसे कई लोग नहीं होते धर्म का सहारा लेकर आगे बढ़ जाते हैं, तो इसने भी थोड़ा सा ऐसा किया इस पार्टी ने, और हिंदुत्व की राजनीति करने का मार्ग अपनाकर हिंदुओं को लामबंद मतलब इकट्ठा करने का प्रयत्न कर दिया। और इसी वर्ष 1986 में सावन मामला आ गया। भाजपा ने कांग्रेस की सरकार की आलोचना की कि सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के अधिनियम पास करके अल्पसंख्यक समुदाय को अनावश्यक रियायत दे रखी है। मतलब साहबानो मामले में इंदिरा गांधी कांग्रेस को ट्रोल कर दिया कि भैया बताओ, तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी सरकार में एक महिला के साथ ऐसा हो जा रहा है कि उसका पति उसको फ़ोन पर तलाक दे रहा है, नहीं समझे, इसलिए 3 तलाक। तो उसको क्रिटिसाइज़ किया। फिर हिंदुत्व वो बाबरी मस्जिद का मुद्दा ले आए, समझ गए। तो वो एलिगेशन वगैरह लगाने लग गए, और इसके साथ अयोध्या में हुई बाबरी मस्जिद के अहाते का ताला खुलवाने और भाजपा ने चुनावी मुद्दा बना लिया। और देखोगे ना फिर तब से लेकर अब तक भाजपा ने, बीजेपी ने अपना इसको एजेंडा बना कर रखा भैया हिंदुत्व की राजनीति के लिए। कौन सा एजेंडा बना कर रखा कि भैया बाबरी मस्जिद, जब भी हम सत्ता में आने की बात होती, चुनाव होता, तो एक ही बात कहती कि भैया हमें जितवा दो, हम आपके लिए अयोध्या में राम मंदिर बनवा देंगे, ठीक है। और इसके लिए अयोध्या बाबरी मस्जिद के अहाते का ताला खुलवाने के लिए चुनावी मुद्दा बनाया। परिणाम स्वरूप 1989 के चुनाव में भाजपा को 50 सीट मिल गई। देखो धीरे धीरे इस पार्टी को सीट बढ़ती जा रही है। ये 85 से कब 150 से 200, 200 से 350 तक आ जाएगी पार्टी, आप सोचो। और इस बार 2014 में तो मोदी का नारा भी है कि अब की बार 400 पार, है ना। क्या पता भाई, कर भी लगेगा बंदा, आगे तो है ही, ठीक है। और 1989 के चुनाव में भाजपा 50 सीटों पर विजयी हो गई, ठीक है। देखो धीरे धीरे पायदान बढ़ रहा है। और इसके पश्चात भाजपा ने 1991 में 96 के चुनावों में अपनी स्थिति मजबूत की, और 1991 में 221 सीटें जीती, कितनी जो तो 221। आप देख रहे हो धीरे धीरे कैसे वो फेमस होती जा रही है। फिर कह रहा है 1996 में 160 सीटें जीतकर एक बड़ी पार्टी बनी, समझ रहे हो। तो वो यही बात आपको बताना चाह रहा है कि देखो 60 जीत जीती, और आज देख लो कहाँ है सत्ता में। तो धीरे धीरे भाजपा का स्थान बढ़ता चला गया। और आप बता दो ना कि 2000, इसके अंदर आप एक बात और जोड़ देना कि अब इसी क्वेश्चन के अंदर आप क्या जोड़ोगे कि 2024 के अंदर, 2014 के अंदर कैसे मोदी ने अपना कार्यकाल पूरा किया, 2019 के अंदर जीत गया मोदी, और 2024 के इलेक्शन भी देखोगे आप बीजेपी का लामबंद कह सकते हो ना आप कि 2000 बीजेपी का एजेंडा चल रहा है अभी भी।
और मैंने कहा था जो 2014, 2019 और 2024 में आई है, ये एनडीए की सरकार है। किस सरकार है? एनडीए। बीजेपी के गठबंधन का नाम क्या है? एनडीए। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ना आपको वीडियो नंबर 2 में डाल रहा हूँ, ठीक है। एक वीडियो में 3 क्वेश्चन हो गए, दूसरी में वीडियो डाल देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए दूसरी वीडियो भेज रहा हूँ, आप उस वाली वीडियो को देख लेना, ठीक है ना। अब इसको थोड़ी ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए, इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भेज रहा हूँ। 3 क्वेश्चन इसमें इनफ हो गए। चलिएगा, 15 मिनट की वीडियो बन चुकी है आपकी, ओके।